हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप मुसलसल मीडिया स्टार वर्ल्ड पर इंटरनेशनल खबरें देखते रहते हैं, इंटरव्यूज भी देखते रहते हैं, लेकिन भारत में क्या कुछ हो रहा है उस पर कुछ खास खबरों पर हम अविनाश काकड़े जी से बात करते हैं। अविनाश काकड़े जी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत से आंदोलनों में उन्होंने बहुत खुल करके हिस्सा लिया है और मुसलसल काफी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में। आज हम उनसे जो बात करेंगे वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अजीब अचानक झटका देते हैं, वो ऐसा लगता है पूरी दुनिया को झटका देने की कोशिश करते हैं। और मोदी जी ने भी कई झटके दिए हैं भारत में लोगों को, जो हमने आपने बर्दाश्त किए। आपको याद होगा बैंकों के सामने जो लाइनों में लगे, बड़े बड़े लोग भी बैंकों की लाइनों में लगे और खर्चे के लिए भी मुश्किल हो गई और औरतों की जेबों से पैसा निकल गया। वो सब चीजें भी देखने की हैं। क्या कुछ है कॉमन मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में, उस पर हम बात करेंगे। और ट्रंप की जो अभी टैरिफ वार है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिलसिले में जो नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उन पर उनसे क्या कुछ असर पड़ा है पूरी दुनिया पे, और खुद अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, और उनके कुछ दोस्तों की जेबें भरी गई हैं इसके जरिए, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन ने कह दिया कि ये हमारा प्रदेश है और हम इसका नामकरण कर सकते हैं, कि नया नाम रख सकते हैं। अब से पहले मुझे याद है अरुणाचल प्रदेश, बहुत बरसों पहली बात है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने चीन की वीजा अप्लाई की, तो चीन ने जवाब दिया आप तो हमारे ही हो, आ जाओ, कोई मसला नहीं है, बगैर वीजा के आ जाओ। तो क्या कुछ है चीन का अरुणाचल प्रदेश के बारे में ताजा बयान, उस पर हम बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, देखिए मोदी जी के बारे में आप बहुत चीजें गहराई से जानते हैं, और अब ट्रंप दूसरी बार जब आए हैं तो उनका जलवा ही अलग है। वो पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट वो बन गए हैं। क्या कुछ है, क्या क्या देखते हैं आप इन दोनों नेताओं के बीच में, समानताएं क्या क्या है? एक हमारे यहाँ विश्व गुरु है, वहां ब्रह्मांड गुरु आ गए हैं। जी जी। मूर्खतापूर्ण काम अगर किए तो क्या होता है, या अगर राजा व्यापारी बन गया तो क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ रिजल्ट लग रहे थे 2024 के इलेक्शन में, रिजल्ट लग रहे थे और मोदी और शाह शेयर खरीदने की सलाह दे रहे थे लोगों को कि ऐसा होगा वैसा हो गया, और बाद में वो सब डूब गए। 7 महीने से लगातार डूब रहे हमारे शेयर, लगातार हमारे मिडिल क्लास के पैसे डूब रहे। इसका कोई ये नहीं। देखिए, डोनाल्ड ने भी टैरिफ वॉर मात्र इसलिए शुरू किया है कि वह बता सके कि वह सचमुच मोदी के मित्र है। दोस्त ने एक मूर्खता किया होगा तो दूसरा दोस्त तो करेगा ना कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड गुरु है, ये विश्व गुरु है, वो ब्रह्मांड गुरु है। तो उसने वो दिखाने के लिए उसने टैरिफ का वॉर शुरू किया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करके यहाँ साबित किया था और भारतीय रोजगार उद्योग को काला पहाड़ी से धक्का दे दिया था। अच्छा चल रहा था हिंदुस्तान, बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद में संभल ही नहीं सका हिंदुस्तान का, ना इकोनॉमी संभल सकी, ना सोशल समझ सका, ना कुछ भी संभल सका। तो जैसा उसने पहाड़ी पे ले जाके धक्का मारा था, वैसा ही है अमेरिकन वर्ल्ड इकोनॉमी के पीछे ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसके पिछवाड़े पे इतना धक्का मारा कि वो तेजी से नीचे गिर गया सब। और कितना नीचे गिरा, तो 9.5 ट्रिलियन, मतलब इतने खरब रुपए एक झटके में गिर गए नीचे। $9.5 खरब। आप हिसाब लगाते लगाते भूल जाएंगे कि कितनी जीरो लगेंगी। जी, इतना बड़ा नुकसान ट्रंप के एक फैसले से हो गया। जी, और उसमें अमेरिकन जनता का $5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंचाने की बात हो रही थी, जो इनके बस का नहीं है। 3 ट्रिलियन से नीचे आ गई अब इकोनॉमी। इन्होंने 5 ट्रिलियन तो एक झटके में एक दिन में डुबा दिया। तो है कि नहीं, टक्कर का आदमी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो अमेरिका के अच्छे खासे जो सपोर्टर हुआ करते थे, वो भी इस पागलपन को देख करके आंखें मल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अब और क्या उसकी तरफ से सुनना पड़ेगा, वो और क्या कुछ कर देगा। अजीब अनप्रेडिक्टेबल
और कुछ बोलता है और फिर दूसरी तरह से बोलता है। मैं तो अपने एक अपने आपके साथ क्या देश हुआ? जी आपको पता था? उनके हाँ मंत्रियों को भी पता था नोटबंदी होने वाली है? जी जी पता जी था बिल्कुल। किसी को? बिल्कुल मंत्री को भी नहीं बताया गया था, मंत्री को भी नहीं बताया गया था। आरबीआई के गवर्नर ने कहा था कि हमें नहीं पता था। वो निपटाना मुश्किल हो गया। जी तो जैसा उसने अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने उसमें 90 दिन की रोक लगा दी, आपको पता होगा हाँ कि जैसा यूक्रेन हुआ 90 मिनट के लिए रोक दिया था मोदी ने। हम्म मोदी ने उसको छात्रों को निकालने के लिए पापा ने रुकवा दिया था वॉर 90 हाँ इसके मिनट 90 के मिनट लिए। हाँ तो इसने 90 दिन के लिए और टैरिफ रुकवा दिया। समानता है कि नहीं? देखो आप समझ बिल्कुल रहे। बिल्कुल अब भारत सुपर पावर जो है उसका शेयर बाजार इस तरीके से गिरा कि दुनिया के सारे बाजार खत्म हो गए। दुनिया के बाजार, इसमें सबसे अच्छा स्टैंड मुझे लगा तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का लगा। उसने जिस तरीके से अपना जनता का, वर्कर्स का, इंडस्ट्रीज लोगों का, छात्रों का, सोशल सर्विस का, सबका जो ये बनाया, उसने मनोबल बढ़ाया और सबके लिए प्रोविजन किया। वो एक ऐसा आदमी, रिस्पॉन्सिबल आदमी, प्रोविजन करता है। जनता को किसी भी ऐसे जो संकट होते हैं उससे बाहर उबारने के लिए वो नियोजन करता है, जनता से संवाद करता है। और हमारा विश्वगुरु भाग गया था, बैंकॉक में जाके बैठ गया, लंका में जाके बैठ गया। अभी तक एक भी स्टेटमेंट टैरिफ पर नहीं आया। पूरी दुनिया जिससे सफर हो रही है उसमें हमारा एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। और इसका परिणाम क्या हुआ अमेरिका में? देख लो कि अमेरिका में देशद्रोही लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, एंटी क्रिश्चियन, एंटी यीशु मसीह, जॉर्ज सोरस के फंडिंग वाले और चाइना के फंडे वाले सारे कांग्रेसी अमेरिकन सड़कों पर उतर आए। यही बोलते ना हम क्या बोलते हैं? दूसरा कुछ बोलते हैं, राष्ट्रद्रोही। बिल्कुल आपने सही कहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो ऐसे प्रदर्शन हुए और उनके विरोध में नारे लगाए। किसके? एलन मस्क और डोनाल्ड के विरोध में, जैसे हम हमारे यहाँ अडानी के विरोध में लगाते। अच्छा मोदी जी जो टैरिफ के, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान किए गए टैरिफ के बारे में मोदी जी जो कुछ नहीं बोल रहे, उसकी क्या वजह है? मतलब वो कहीं अभी गौर कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं या कुछ और? यशवंत सिन्हा जी ने, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, फॉरेन सर्विस के आदमी, उन्होंने बताया कि 93 में और 98 में दोनों जगह ये अमेरिकन जो एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी, और वहां पॉलिटिकल एजेंट है, अमेरिका का पॉलिटिकल एजेंट है मोदी, ऐसा यशवंत सिन्हा जी ने कहा, मैंने नहीं। और पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे इसको जो नर्चर किया गया है उसका प्रतिफल है कि वो ये कर रहा है। उन्होंने, यशवंत सिन्हा जी ने ये बोला कि ये ऐसा मत समझिए कि अडानी को बचाने के लिए या उसको, ये कभी भी किसी को भी बलि दे सकता है। मतलब कोई बोलता है कि वो अच्छा ये यशवंत सिन्हा का जो ये बयान है, मैं चूंकि अक्सर खाड़ी के देशों पर नजर रखता हूं, वेस्ट एशिया में क्या कुछ हो रहा है, वहां तो वो सारे के सारे बादशाह जो हैं वो अमेरिका और इजराइल इनके गुलाम हैं, और वो सब ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन से ही बयान आते हैं लिखे हुए जो ये बोल देते हैं। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री भी उस हद तक अमेरिका के एजेंट हो गए? ऐसा कुछ यशवंत सिन्हा ने कहा है। 93 में बुलाया, मैंने रिकॉर्ड पिछले वक्त आपको इसके बारे में इंटरव्यू दिया था कि हमारे जो है उनको, उनके एलुमनी में शामिल है। तो 93 में शामिल किया गया था, तो वहां के लोगों ने ठीक है वेलकम किया, जिस वक्त ये कुछ नहीं थे। मगर फिर इनको 98 में किया तो वहां के लोगों ने विरोध किया था, मगर उस वक्त का शासन नहीं माना था, प्रशासन नहीं माना था, और उन्होंने बोला था कि नहीं, ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंस ही अभी प्रूव कर रहा है। जब वो चाइना से पंगा ले रहा है, चाइना के ऊपर उसने 120%, 140% कितना थोप दिया, हो सकता है 200% भी थोप दे, उस वक्त वो चाहता है कि चाइना की कमी इंडिया भरे और वो गुलाम के तौर पर भरे। इसलिए ये सब नर्चर हो रहा है। ये कोई उसको बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए, या गांवटी जेम्स बॉन्ड जो है हमारा, उसको बचाने के लिए और किसी को बचाने के लिए नहीं कर रहा है। ये खुद का कार्य कर रहा है
जो अमेरिकन एजेंसी ने निहित कार्य इनको बोला था वो काम कर रही है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है अविनाश काकड़े जी, 2002 में जो गुजरात में उन्हें दंगे कह दिया जाता है, लेकिन एक तरफ से जो कत्लेआम किया था मुसलमानों का 2000 से, बिल्कुल बिल्कुल जेनोसाइड था 2002 में। उसके साथ साथ सोशल कुछ ग्रुप्स थे, उन्होंने बहुत एक्टिव थे अमेरिका में, और मोदी की वीजा पे बैन लगा दिया गया था, मोदी को अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसा हुआ था। क्या अब उसके बाद क्या इतना बड़ा कोई बड़ा नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या मोदी जी ने उसके बाद कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर लिया अमेरिका के साथ? अरे वो सारा विरोध करना, समर्थन करना नौकर के लिए सारा होता है। अगर तुम एजेंट हो तो कभी कभी तुमको देशद्रोही करार देते और बहुत ज्यादा देशभक्त भी करार देते हैं। अमेरिका ने वो दिखाने के लिए सब किया था, सब दिखाने के लिए किया था, क्योंकि सारा इनका पहला प्रचार करने के लिए अमेरिकन टीम आई थी। पहला प्रचार करने के लिए वो सारा फ्रॉड था। यानी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी वो अमेरिका के एजेंट थे, ये नतीजा निकाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाइना में जाके बार बार चाइना जाते थे, बार बार अमेरिका जाते थे। जब फकीर थे तो पूरा अमेरिका देख चुके थे, वो 50-55 जितने स्टेट है सारे के सारे देख चुके थे। फकीर ने क्या कहां से पैसे लाया था, वो अमेरिका दिखा रहा था उनको, सारा अमेरिका उनको घुमा रहा था। और ये पैसे इसीलिए कर रहे थे कि भविष्य में बहुत काम का आदमी है। वहां के लोगों के स्टेटमेंट है, वहां के जो चीफ है, CIA चीफ है, उसका स्टेटमेंट है कि ये बहुत काम का आदमी। देखो हमारे यहाँ 7 महीने में सब गिर गया, लाखों करोड़ निवेशकों के डूब गए, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, रसोई गैस महंगा हो गया, डॉलर 87 रुपए तक पहुंच गया, एक्साइज सब में बढ़ गए, IT मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, खुदरा व्यापार, हॉस्पिटलिटी, कंसल्टेंसी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग सब डूब गया। अगर किसी का जवाब नहीं दे रहे, कोई मिनिस्टर किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, प्राइम मिनिस्टर तो देते नहीं, कोई मंत्री भी इसका जवाब नहीं दे रहा। सब सेक्टर में जॉब चले गए, प्राइवेट सेक्टर में सब जॉब चले गए, कोई भर्ती नहीं हुई 10 साल से। एक प्रदीप त्रिपाठी करके बोला कि मैं मानता हूं, ये भी बात सच है कि जहां भर्तियां हुई है हायर जुडिशियरी में 87% जो भर्तियां हुई है वो अपर कास्ट की हुई है, सारी जुडिशियरी खा गए। मगर उसका ये कहना है कि ये तो हम लेते ही थे, मगर हमको जो जॉब 50% मिल जाती थी वो जॉब इन्होंने सील कर दिए, तो ब्राह्मणों का भी इन्होंने नुकसान किया। फायदा किसका किया आप देख लीजिए। अब हमारे सब जॉब चले गए। अब जॉब कौन से हमारे पास, मजार पर भगवा लहराने की जॉब है हमारे पास। मैंने उसको आपको भेजा है। इस देश की जनता को यह पता नहीं कि रामनवमी मनाने के लिए राम मंदिर जाते हैं, मजार और मस्जिद पर नहीं जाते। इस देश की जनता को यह पता नहीं कि अपनी धर्म की शोभा यात्रा में हुड़दंगा, गाली गलौज, अश्लीलता परिसने से हमारे देश का धर्म का नुकसान होता है, मुसलमान धर्म का नहीं होता है। आपने देखा होगा वल्गर डांस, वल्गर गाने, गाली गलौज चल रहा था, वो पूरा वो लगा के ट्रक पर वो सारा साउंड सिस्टम लगा के। तो इन गधों को ये नहीं समझता कि हमारे धर्म की ऐसी तैसी कर रहे हैं हम, इससे मुसलमान धर्म की ऐसी तैसी नहीं होती है। मुसलमान देश की जनता को इतने सालों में यह नहीं पता चला, जिस देश की जनता को इतने सालों में यह पता नहीं चला कि नोटबंदी से अमीरों का नुकसान हुआ था या गरीबों का, अभी तक नहीं पता चला है हमको अभी तक लगता है कि अमीरों का नुकसान हो गया। इस देश को यह नहीं पता कि विदेश में आने वाले कोरोना को रोकने के लिए विदेशी फ्लाइट बंद करना चाहिए था या भारत में अचानक लॉकडाउन लगाना चाहिए था। ये भी जब तक हमको नहीं समझा, अभी तक नहीं समझा सर। इस देश की जनता को यह नहीं पता कि कोरोना की दवा, इलाज, प्रिकॉशन से भागेगा या ताली थाली बजाने से उस जनता को हम क्या समझा रहे। अरे साहब, इस हद तक भी हुआ कि रात को 9 बजे सारे घर की लाइटें बंद कर दो और मोबाइल की लाइट से आप अपनी पूरी करो। और अभी पता ये चला कि तकरीबन वो ग्रिड, ऐसे मौके पर ग्रिड खराब हो जाती है, अगर अचानक बिजली का इस्तेमाल बंद हो जाए, उसको संभालने में
300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था हमारी सरकार को, और वो कोरोना भगाने के लिए एक नुस्खा बता दिया मोदी जी ने। बड़े-बड़े फिगर, हमने भी बड़े-बड़े फिगर, जिन गधों को ये नहीं समझता कि पुलवामा के जैसा हमला होने पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार के पक्ष में विरोध में वोट करना चाहिए। उनको सवाल विरोधियों से करना चाहिए, सत्ताधारियों से। ये जिस देश की जनता को नहीं समझता है, उसको ये कहाँ हम करोड़ों के आंकड़े और करोड़ों का नुकसान और नौकरी और ये सब बता रहे। पीएम से सवाल करना मतलब आर्मी से सवाल करना जब हो जाता है, और पीएम पे सवाल करना मतलब देशद्रोह हो जाता है। इस देश की जनता को यह पता नहीं कि सरकार का काम दंगे रुकवाना होता है, दंगे करवाना नहीं। हर जगह दंगे यही करवा रहे। अभी जो दंगा हुआ, मैंने आपको वो दिखाया, बिल्कुल, कैसे कैसे दंगे किस तरीके से इन्होंने करवाए। आपने देखा कि नहीं? मैंने आपको भेजा था। जी जी जी। से इन्होंने किस तरीके से करवाए, इसका पूरा अगर खाका देख लो आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है देश में। ये देखो हमारे यहाँ किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। ये हमारे जो तड़ीपार होम मिनिस्टर है, वो बोल रहे थे कि 16 साल की बच्ची रात को गहने लादकर यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। ये बोला था तड़ीपार जी ने। मगर अभी यूपी में 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप किया गया। बदायूं में बच्ची के साथ रेप और हत्या हुई। तीर्थ से लौट रही नाबालिग के साथ बरेली में रेप हुआ। चलती कार से लेकर होटल गोदाम तक बच्ची के साथ 23 लोगों ने रेप किया। वाराणसी गैंग रेप में 15 लड़कों को एजेंट बनाया, वहीं कूटा गया। जिसको कूटा गया उसको जेल ले गए। जिन्होंने कूटा करनी सेना वाला, वो हंगामा हुआ और वो अभी तक फ्री है। और वो अभी इनको लगता होगा ब्राह्मणों को ये अपनी सरकार है। नहीं, किसी की सरकार नहीं है, ये खाली एजेंटों की सरकार है, अमेरिकन एजेंटों की। और अमेरिकन एजेंटों की सरकार है। ये बहुत ही बड़ी बात कही है जो यशवंत सिन्हा ने। और ये यशवंत सिन्हा एक जमाने में फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। तो अब आगे देखिए, अमेरिका की एजेंट सरकार। अच्छा, बड़ी अजीब बयान। एक दो बात और बता देता हूँ। देश की जनता का काम, सरकार का काम होता है मंदिर बनवाना, या सब धर्मों के तीर्थ स्थल होते हैं या आराधना स्थल होते हैं, उसकी रक्षा करना। सरकार का काम सब धर्मों में शांति कायम करना, देश में शांति लाना होता है, या सब धर्मों में दंगा फैलाकर अशांति पैदा करना होता है। देश की जनता को यह नहीं पता कि सरकार का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल में डालना है या अपने साथ लाकर मंत्री बनवाना है। उस जनता को वर्ल्ड इकोनॉमी, टेरिफ वॉर, शेयर मार्केट, क्रूड ऑयल रेट, एक्साइज ड्यूटी, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, सरकारी संपत्ति की लूट, इसके बारे में हम क्या बता रहे और क्या पता होगा उनको। अरे अविनाश काकड़े जी, देखिए, एक इंसान जो है वो उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, उसकी सेहत ठीक रहे, और सेहत ठीक रहे और दिमाग भी ठीक रहे। अब तो ऐसा लगता है कि खाली पेट कर दिया गया है और खाली दिमाग भी करने की पूरी तैयारी है। ये जो जिस तरह से नफरत फैला करके और लोगों के दिमागों में सिर्फ वही धुआं बसा दिया गया, तो ना तो पेट में कुछ रहा। अच्छा, कमाल ये है कि भूखा आदमी भी इस बात की शिकायत नहीं कर रहा अंधभक्त कि मैं भूखा हूं। वो फिर भी उसी नशे में है कि वो बाहर निकले सड़क पे भीड़ में और गालियां बकता हुआ निकल जाए। उससे कब तक ये जवान कब तक इनकी बात सुनता रहेगा? कभी वो मुड़ करके इनके खिलाफ भी तो खड़ा हो सकता है, नहीं लगता आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अभी बंगाल में के घरों पर हमले करना, ये करना, उत्पात दोनों जगह होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे लिए धर्म प्रथम है। अमेरिकन जनता सड़कों पर 7 दिन शेयर मार्केट टूटा तो जनता सड़क पर आ गई। हमारा 7 महीने शेयर मार्केट टूट गया, हमारे किसान सड़क पर थे, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारा देश का सारा नौकर तंत्र तबाह हो गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, हमारे यहाँ हर चीज में गिरावट हो गई, हर चीज में गिरावट हो गई। फिर भी हम संभल नहीं रहे, फिर भी हमको नहीं समझता है कि इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। जैसा सरकार ऐसे सदमे से अरे मतलब क्या हो गया है कि हम ऐसे चुप बैठे हैं कि हमको सदमा लगा है कि रात में सूरज कैसे निकला, उल्लू बने बैठे हैं हम सब।
इंडियन जनता, भारतीय जनता उल्लू बने बैठे हैं। हमने ऐसा देख लिया कि ये कैसे रात में कैसे सूरज निकल गया। और अमेरिका में इस तरीके से नहीं होता सर। हम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। ट्रम्प के खिलाफ बोलने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है, और कोई हमारा अगर बोलता है तो उसके शो बंद कर दिए जाते हैं, उसके तोड़ दिया जाता है। सर, देश का संपत्ति बेचना, देश में भ्रष्टाचार फैलाना, देश का नुकसान होते हुए खुली आंखों से देखना, 4000 किलोमीटर जमीन दूसरे देश को सौंप देना, बांग्लादेश की जमीन सौंप देना, बांग्लादेश जैसा स्फीति देश हमारे ऊपर जैसे चाहिए वैसे कमेंट्स करता है, इसके बारे में चुप रहना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था या कामरा का कमेंट्स महत्वपूर्ण था? बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में देखिए, हर चीज को अपनी सियासत, अपनी सरकार बचाने से जोड़ करके देखा जाता है, और जो एक्सप्रेशन की आजादी है, अपने विचार रखने की आजादी, वो तो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। ये कामरा के साथ भी मैं समझता हूँ वही हुआ, और बहरहाल वो अभी भी डटा हुआ है और अपनी बात फिर भी रख रहा है। जी, तो अपनी बात आगे बढ़ाएं। वो मैंने एक कविता किसी ने भेजा है, एक कॉमेडियन ने बोला था कि वो नेहरू से जलता है, वहां सवालों से टलता है, वो हिटलर के बताए रास्तों पर चलता है, अपने में तो वह खुद को बड़ा अवतार समझता है, वो धरती को पलट देने के दावे भी करता है, वो लाल आंखें दिखाने की हुंकार भी भरता है, मगर कैमरा का बना है वो विश्व गुरु हमने देखा है कि एक कॉमेडियन से डरता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस हद तक देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे, अगर उनका कोई मजाक भी उड़ाए कविता में या किसी तरीके से, तो वो उसको एंजॉय करते थे। वो सोचते थे मैं जवाहरलाल नेहरू कॉमेडियन को बोलते थे कि मेरे बारे में मुझे अहम मत होने देना, मेरे सामने बोल देना। जी, अपने सामने बुलवाते थे, अपने सामने अपनी आलोचना करते थे, जब कोई नहीं करता तो खुद ही छद्म नाम लेके अपनी आलोचना कर देते थे कि जनता इसके बारे में क्या बोल रही है, आलोचक के बारे में क्या बोल रही है। ये सब स्तर था हमारा। ये हम स्तर कहाँ हो गया? रोज रोज हमारे सामने क्या आ गए? दंगाई लोग सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारा कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से हमारे गांव अभी एक उल्लू है, वो हिंदू गांव बैठाएगा। हिंदू गांव में कौन कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे, ठाकुर होंगे, ओबीसी की जातियां होगी, एससी की जातियां होगी, एसटी की जातियां होगी, कौन होगी और कहां पर रहेंगे वो? और ये रहने के लिए कर रहा है, मतलब मरने आने के बाद बच्चों को नहीं मिलेगा, तो मरने के बाद वो घर फिर उसका हो जाएगा। तो ये साले प्रॉपर्टी डीलर, ये मोदी बोलता है ये मेरा छोटा भाई है। अब आप देख लीजिए, मोदी देश बेच रहा है, ये जमीनें बेच रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और सब हम यहाँ मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से अपने दोस्तों को जमीनें देने का सिलसिला वो अपना बाकायदा चल रहा है। हमारे यहाँ नई दिल्ली में भी बहुत सी सरकारी जमीनें प्राइवेट हाथों में जा रही हैं बड़ी तेजी से, लेकिन जनता खामोश है, जनता को पता भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ ना जनता क्या हो रहा है। जब लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी सीरियस नहीं ले रहे, तो इन्वेस्टर के एमओयू को क्यों? आपने देखा होगा, एक इन्वेस्टर समिट हुआ था राजस्थान में, तो इतना बड़ा समिट हुआ, 35,000 करोड़ का समिट हुआ, एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, और वहां का मंत्री बोल रहा है कि अब तो इन्वेस्टर मेरा फोन भी नहीं उठाते। तो इनको क्यों लेंगे सीरियसली? इनको इन्वेस्टर भी सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि मस्जिद दरगाह पर नाचने वाले, गलतियों से जॉब में लगे जो लोग हैं, तुम्हारी सरकार को जॉब मांगेंगे या दरगाह पे नाचने का आनंद मांगेंगे। मासूम दंगाई जो है वो खुशी इस बात की कर रहे हैं कि वो छीनना नहीं चाहते। दंगाइयों की जो खुशी होती है वो सरकार नहीं छीनना चाहती, और व्यापारी भी नहीं छीनना चाहते। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया था वो इनकी खुशी नहीं छीनना चाहते, क्योंकि इनके नौकरी में इनको खुशी नहीं है, इनको कारोबार करने में खुशी नहीं है। वो दरगाह पर और मस्जिदों पर नाचना और वहां तोड़फोड़ करने में जिनको खुशी है, तो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे हमारे देश में? क्यों करेंगे? क्या भविष्य होगा ऐसी हालत में? अच्छा, मैं अविनाश काकले जी, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। मंदिरों की प्रॉपर्टीज के सिलसिले में कोई एक डॉक्यूमेंट आपने भेजा, ऐसे वक्त में जब वक्फ का नया कानून लाया गया है, अभी तक भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत सी जगहों पर।
और मुझे लगता है अब प्रोटेस्ट किस तरह से करेंगे, क्या हो रहा है, इसका कोई असर होगा इस सरकार पर हमें उम्मीद नहीं है। किसानों के प्रोटेस्ट का आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्वक करना चाहिए, बिल्कुल, मगर प्रोटेस्ट से ज्यादा वो कानून टिकेगा नहीं। आपको सही बात बता देता हूँ कि ये कानून वहां टिकेगा नहीं, कोर्ट में। आपको एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सरकार आई है वो कह रही है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए, हिंदू की सरकार है हाँ, और 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए लाया। एनआरसी और सीए ये मुस्लिमों की भलाई के लिए है। वक्फ कानून है ये गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए लाया। धारा 370 भारत की भलाई के लिए लाया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सब अगर मुस्लिमों की भलाई के लिए करना था तो फिर ये हिंदुओं की सरकार कैसी है? हिंदुओं के लिए भी तो कुछ करे। वो असल में पूरी तरह से कंफ्यूज रखना है पूरी दुनिया को, ये बताते भी रहना है कि मुसलमानों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, और कभी पसमानदा वाला मामला उठाएंगे, कभी 3 तलाक वाला मामला उठाएंगे, कभी वक्फ वाला मामला उठाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन मुसलमानों को लगातार नुकसान पहुंचाना। आपको ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। 3 काले कानून किसानों की भलाई के लिए आए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन नेशन वन टैक्स व्यापारियों की भलाई व्यापारियों की भलाई के लिए आए थे। आप बहुत दुखी हो जाते हो जल्दी। जी जी जी, नहीं दुखी तो देखिए हर तरफ से, हर तरफ। नोटबंदी किसके लिए आई थी, किसके भलाई के लिए आई थी? वो पूरे देश की भलाई हो गई उसमें। हाँ तो हाँ, अब उसमें लगे हो कि उसकी भलाई उसकी भलाई। जी 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 जी। तो बहरहाल ये अजीब सूरत हाल। अब मंदिरों के बारे में क्या कुछ कह रहे थे? मंदिरों की प्रॉपर्टीज का जो आपने जिक्र किया कि बहुत मंदिर भी, बड़े बड़े मंदिर सब सरकार के हाथ में है क्या इस वक्त? मैं उन लोगों के बारे उनसे समझना चाहता हूं कि जो लोग समझ रहे हैं कि वक्फ पर सरकार जो है वो कब्जा करने जा रही है, क्या मंदिरों पर पहले ही कब्जा कर चुकी है क्या? मंदिरों पर पहले ही कब्जा है, सारे सरकारी तिजोरी में है और कुछ पंडितों की तिजोरी में है। ये सब बेकार की बातें हैं। देखो हम हमारे कैसी बातें हम करते रहते हैं। देख लीजिए कि ये मंदिरों के इसमें तिरुवेंकटेश्वरा के मंदिर में 3 लाख करोड़ रुपए की है वर्थ उसकी। ऐसे कितने सारे, मतलब कितने सारे देश होंगे। ये राधा स्वामी टेम्पल की वर्थ जो है वो 120 लाख करोड़ की है। वैष्णो देवी मंदिर की 500 करोड़ की है। शिरडी साईं बाबा की 400 करोड़ की है। गोल्डन टेम्पल की 500 करोड़ की है। ऐसे कई देश है दुनिया में जिससे इनकी वर्थ ज्यादा है, इनके जीडीपी से ज्यादा वर्थ है। बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत बड़ा धंधा है और ये धंधे के लिए ही सरकार चल रही है। आपने देखा होगा कि ये मतलब बड़ा भाई घोषित करने के लिए उसने वर्ल्ड की इकोनॉमी तो डुबाई दिया, मगर अपने लोगों को कितना फायदा कर दिया। वो खुद बोलता है कि मैंने इतना फायदा करवाया, मेरा इतना फायदा हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो बता रहा है कि उसका इतना सारा फायदा हो गया। अब आप देखो किस तरीके से ये हरकतें करते हैं। ये अभी एक डिस्कशन फिर से चल रहा है कि प्रजर अंदर मुस्लिम बढ़ रहे हैं। ये हर वक्त चलते रहता है। मैं फिगर देता हूँ आपको। 1992 में मुस्लिमों की जो ग्रोथ रेट था वो 4.4 था। ये 2015 में 2.6 हो गया। हिंदुओं की प्रजनन दर थी 3.3, अभी 2.1 हो गई। मुस्लिमों की घटी 1.8 और हिंदुओं की घटी 1.2। केरल में 2001 से 2021 तक मुस्लिम जनसंख्या 13% से बढ़ी थी। बिहार में ये 2001 से 2011 तक 25% बढ़ी। बिल्कुल। कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाते हैं, ये करते हैं, तो हिंदुओं ने 25% बढ़ा दिया बिहार में। सऊदी अरब की जनसंख्या 1.89, ये सारे मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया की जनसंख्या है 1.99। यूएई की जनसंख्या बढ़ रही है 1.69। तुर्की की जनसंख्या बढ़ रही है 1.91। लेबनान की जनसंख्या बढ़ रही है 1.71। मतलब वृद्धि दर की वजह से जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि 2.1 मतलब मेंटेन होती है जनसंख्या, उससे कम में है। पूरी दुनिया इससे संकट में है कि हमारे यहाँ वर्कफोर्स खत्म हो रहा है और हम मूर्ख लोग, भारतीय मूर्ख लोग
किसी मूर्खों ने फैलाई हुई, या किसी चालाक और उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड लोगों ने, आपको भड़काने वाले लोगों ने ये फैला दिया कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है और हम हाथ में उपद्रव लेके खड़े हो जाते हैं और अब्दुल को अकल सिखाने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। सारे यूरोपियन देश जापान में बच्चे बढ़ाने के लिए नागरिकों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चीन की 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी बंद होके 2 और 3 चाइल्ड पैदा करने के लिए बोनस दे रही है। रूस में सेक्स एक्ट वर्क प्लेस इंसेंटिव बोनस दे रही है और स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? दिशा में जा रहे, किस दिशा में जा रहे? मुसलमान बढ़ जाएंगे, 2045 तक दुगने हो जाएंगे, कैसे आसमान से टपक जाएंगे? हाँ, वो शोर मचाते रहना है, शोर मचाते रहना है ताकि अपना वोटर जो है वो एक जगह रहे। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मोदी जी ने एक ताजा बयान दिया है हिसार में, जिसमें कहा है कि ये कांग्रेस जो है वो वक्फ इससे कितना बड़ा संकट आ गया है कि अमेरिकन बॉन्ड जो खरीदे थे जापान ने 1 ट्रिलियन के, यूरोपियन यूनियन ने खरीदे 1.5 ट्रिलियन के और कनाडा ने खरीदे थे 3.5 बिलियन के, वो बेच रहे। मतलब ये हरकत करने से अमेरिका को भी फायदा नहीं हुआ। जाहिर है, क्राइसिस पूरी दुनिया में जब आप क्राइसिस पैदा करोगे तो घर आपका भी नुकसान तो होगा ना। आपको ये पता होगा कि मोदी ने कहाँ यू टर्न लिया, 11 साल में कहाँ यू टर्न लिया, आपको पता है ना? तो इसने 2 महीने में कितने यू टर्न लिया? यूक्रेन पे यू टर्न लिया, पहले यूक्रेन वालों को क्या समझाया, गजा पे यू टर्न लिया और टेरिफ पर भी यू टर्न दे रहा है। ये आदमी नहीं है भाई। ईरान पे भी यू टर्न लिया, ईरान वाले मामले पे भी यू टर्न लिया। वो डायरेक्ट बात होगी पर वो इनडायरेक्ट बात हो रही है। क्या क्या देखिए, ये धमकियां देते हैं। आपको पता है सर, आपको पता है ये कैसे कैसे हरकतें कर रहा है? अमेरिका में मीजल के इंजेक्शन के बिना डॉक्टरी सलाह से बंद करवा दिया, 550 बच्चे मर गए, क्योंकि इसने बोला कि विटामिन ए की गोली दे दो, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। जैसे रामदेव बाबा को कोरोनिल दे के हमारा कोरोना खत्म हो गया। ये हरकत क्या चल रही है? अमेरिका चाइना को ऑयल, सोयाबीन, कार, कॉपर, चिप चाइना की जरूरत है, चाइना को भेजता है अमेरिका, मगर चाइना सेलफोन, कंप्यूटर, बैटरी, 5 रेयरेस्ट मटेरियल भेजता है, जिसका 90% मार्केट पर चाइना का कब्जा है। बाप बाप चिल्ला रही है अमेरिकन इंडस्ट्री, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेके, रिफाइनिंग से लेके, विंड टर्बाइन से लेके, एडवांस मैग्नेट, लेजर गन, सुपर कंप्यूटर, डिफेंस, एलईडी, न्यूक्लियर, ये सारे जो है 7 रेयरिस्ट जो मटेरियल है वो है समेरियन, गैलोडिनियम, टार्बियम, डिस्प्रोसियम, लुटेशियम, स्कैंडियम और इट्रियम। ये 7 रेयरेस्ट मटेरियल है जो आधुनिक जगत के लिए बहुत जरूरी है। बैटरी के लिए जरूरी है, वेपन्स के लिए जरूरी है, कंप्यूटराइजेशन के लिए जरूरी है, ये उनके पास में। मतलब अपने देश का और चीन उन पर पाबंदी लगा रहा है कि अब हम अमेरिका को नहीं देंगे, अब हम अमेरिका को नहीं देंगे। करो, लगा दिया। हाँ, लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। तो ये यानी अजीब, जैसे वो कहते हैं ना, बैठे बिठाए जो है वो एक नई मुसीबत पूरी दुनिया के लिए बना। और मैं ध्रुव राठी का वीडियो देख रहा था, उसने ये जो टैरिफ लगाया है, एक ऐसे मुल्क का नाम दिया जिसका नाम मैकडोनल्ड है। वहां कोई एक आदमी भी नहीं रहता, वहां उस पर भी लगा दिया। मतलब उसके पास जो सलाहकार है, खाली चाइना से, इसको खाली चाइना से और सिंगापुर से थ्रेट नहीं है सर, इसको अफ्रीकन कंट्री से भी थ्रेट मिला है। वो बुर्किना फांसो करके इब्राहिम क्लोए, बुर्किना फांसो एक कंट्री है, वहां 37 साल का इब्राहिम क्लोए आया है, जिसने गोल्ड रिफाइनरी का फ्रांस से छीन लिया। फ्रांस के सैनिकों को बोल दिया भाग जाओ यहाँ से। तो उसके देखा देखी फ्रेंच आर्मी को जब उसने भगाया, उसने 5000 ट्रैक्टर ला के अपने किसानों को दे दिया और अपना डेवलपमेंट के लिए वो बोला कि हमारे पास में इतना है। ये सारा का सारा हवा अफ्रीका में फैल रही है और ऐसे वक्त इसने कुल्हाड़ी मारा है सबके पैर पे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पैर तो टूटना ही है। इवन माली का प्रेसिडेंट भी बोल रहा है कि हम, उसका नामीबिया का प्रेसिडेंट भी बोल रहा है कि हम अमेरिकनों को हमारे देश में नहीं आने देंगे। नहीं, अब बहुत से मुल्क अमेरिका के बिना अपने तमाम काम चलाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार बदलती है, पॉलिसी बदल जाती है, कब तक कैसे भरोसा किया जाए इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। ये ऐशोल वाला देखिए, ये ऐशोल जिसको गाली दे रहे लोग, वहां के अमेरिकन लोग, ये रीपर ड्रोन है। ये $30 मिलियन का ड्रोन है। हती विद्रोही इसको खिलाने जैसे गिरा रहे, जैसे वियतनाम ने अमेरिकन ये फाइटर जेट गिराए थे, वैसा ये हती विद्रोही है। यमन ड्रोन होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक चीज बीच में रोक करके बता रहा हूं, ये जो विद्रोही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ये वेस्टर्न मीडिया का वर्ड है। हूथी वो लोग हैं जो यमन के बड़े इलाके पर बाकायदा हुकूमत चला रहे हैं, पब्लिक उनके साथ है। ये जो रिबेलियन कहा जाता है, ये जो इनको कह दिया जाता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये सब अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया का टर्मिनोलॉजी का तमाशा है। वहां के लोग उनके साथ हैं और एक नकली सरकार जिसको यूनाइटेड नेशन मानता है। बहुत दिलचस्प बात है, अमेरिका के, इजराइल के, सऊदी के, इनके लाइन पर चल के यूएनओ उस हुकूमत को तो मानता जिसकी हुकूमत वहां नहीं है, और जो हुकूमत है उसको अब भी वो विद्रोही और रिबेलियन कहने की कोशिश करते हैं। वो मजबूती से लड़ रहे हैं गाजा के। एक बात मैं विशेष तौर से आपको बताना देना चाहता हूं कि हमने जो एनएसओ के जो पेगासिस लाया था, वो सारी जानकारी अमेरिका को पहुंचा दिया है इजराइल ने। यकीनी तौर पर वो तो देखिए, ये तुलसी गेबार्ड बोल रही है कि एटीएम का ये किया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इजराइल की सिक्योरिटी के नाम पर कोऑपरेशन जिस मुल्क के साथ भी होता है, उसके यहाँ की तमाम इंफॉर्मेशन वो उनके अपने पास होती है। वो जहां चाहे बेच दें और जितना चाहे अपने यहाँ इस्तेमाल कर लें। मुसलमानों का जो हज होता है, सऊदी अरब ने कई वर्षों से इजरायली एजेंसियों को वहां की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी हुई है। और वो सिक्योरिटी का मतलब आज के जमाने में वो नहीं है कि जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है डंडा लेकर के। आजकल सिक्योरिटी का जमाना है, कंप्यूटर पे किसका कंट्रोल है, सारी जानकारी उनके पास है और वो हर जगह जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। वो जो था उन्होंने बंद कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। हाँ, वो धारा दूसरी कंपनियों को डाटा, उन्होंने अलग अलग कंपनियां बना के अलग अलग डाटा उसको ट्रांसफर कर दिया है। और इसके कारण हमने जो खोया है वो आपको बता देता हूं कि हमने हमारा संप्रभुता खोई है, गोपनीयता खोई है, सुरक्षा तंत्र खोया है, अर्थतंत्र खोया है, लोकतंत्र की छवि खोई है और न्याय तंत्र की भी छवि हमारी ऐसी तैसी हो गई है। सिंगापुर ने हमारे दीपक मिश्रा का फोटो कॉपी जजमेंट है करके एक झटके में फेंक दिया। इतना सा देश है सर सिंगापुर। बिल्कुल। दीपक मिश्रा हमारे यहाँ जंगलों में अनधिकृत बोला था हमारे यहाँ के लोगों को, जी निवासियों को, कितने विवादास्पद उसने जजमेंट दिया, उसके बारे में बोल दिया कि ये मूर्खता है, ये फोटोकॉपी करता है, जैसा पहले निर्णय दिए गए थे वही निर्णय ये आगे फॉरवर्ड करता है, इसकी कोई निर्णय हम मानेंगे नहीं, ये कचरे के डिब्बे में डाल दिया। बिल्कुल। और देखिए हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी का जो एक तरह से सत्यानाश होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने खुद कह दिया, मोदी जी बैलेट पेपर से जीत के दिखाओ, ये सब जो हो रहा है ये, यानी उनका मतलब ये कि ईवीएम के जरिए आप जीत करके आ जाते हो। तो खैर इसने तो बहुत सारी हरकतें किया। कोलंबिया की 33 अरब रुपए की मदद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बोल दिया, 1000 बच्चों को अरेस्ट करा लिया। उसके बाद में इसने शिक्षा के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है, और वो इसलिए छेड़ा, मोदी ने जिहाद छेड़ा था इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिहाद छेड़ा, क्योंकि इसको अडानी को लेबर देना था, उसको एलन मस्क को देना है। आपको मालूम है स्पेस एक्स को जो प्रमोट करने के लिए इसने पेंटागन और विदेश मंत्रालय और स्पेस स्टेशनों की सारी फंडिंग कम कर दिया। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए ये जो डिक्टेटर किस्म के लोग होते हैं उनको पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं होते। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा अकल की बात करेगा, इसलिए पढ़ाओ लिखाओ मत, यूनिवर्सिटियां बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो। ये और जो हमारे यहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बिल्कुल जाहिल रखने का इंतजाम किया गया है। तो ये बाकायदा जानबूझ करके होता है। मेरा ये कहना है कि कम से कम पेगासिस में
जब सुनवाई शुरू हुई थी तो उसमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी उसने सारा डाटा हैक कर लिया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट शर्म करे, कम से कम अब तो करे कि उनके गिरबान पर हाथ डाल दिया। खुद अपनी सुप्रीम कोर्ट अपनी भी हिफाजत नहीं कर पा रही इजराइल के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस में। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे बात करने में। इनका जो रिपोर्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल सेट किया था, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा उसका रिपोर्ट खोलने की हिम्मत नहीं कर सके। क्या बताओगे? आज तक वो रिपोर्ट नहीं आई। बिल्कुल यकीनी तौर पर आपने सही कहा। और जड़ें कहां तक पहुंच गई हैं इजराइल के इन्फ्लुएंस की हमारे यहाँ, वो हम अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, खासतौर पर ट्रंप और मोदी जी की जो समानताएं, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखें। अविनाश काकड़े जी, आपका शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।